हेलो। हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। फटाफट सभी दोस्त जुड़ जाइए, सभी दोस्त जुड़ जाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट सभी दोस्त जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए तो यहाँ पे आज हम लोग मॉड्यूल ए से अपना पीपीबी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पीपीबी मॉड्यूल ए से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और क्लास नंबर 1 यानी यूनिट नंबर 1 का पहला पार्ट आज कवर करेंगे, ठीक। और पहली जो यूनिट है हमारी, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। तो ये हमारा पूरा मॉड्यूल ए है जिसे हमें कवर करना है। और मॉड्यूल ए की अगर हम बात करें तो टोटल जो यूनिट हमारे पास हैं, जो टोटल यूनिट है मॉड्यूल ए की, जो टोटल यूनिट है, टोटल यूनिट अगर हम बात करें तो टोटल यूनिट हमें 21 कवर करनी है। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है जो कि आपके पेपर में, है ना, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इन 21 यूनिट्स को हमें कवर करना है। टोटल हमारे पास 21 यूनिट्स हैं। तो पहला जो यूनिट है जिसका नाम है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, इसको हम आज कवर करेंगे, इसका पहला पार्ट, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। इंट्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट टू बी अ कॉल्ड अ बैंकर, और आज हम पढ़ेंगे बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, ठीक। ये 3 पॉइंट आज हमें कवर करने हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो कुछ चीजें हम आपको बता दें जो इस बार के एग्जाम में हमने फाइंड आउट की हैं। सबसे पहले अगर हम पीपीबी के पेपर की बात करें, पीपीबी के पेपर की बात करें, तो जो पीपीबी का पेपर, पेपर 2 था, वो कैसा आया एग्जाम में। इस बार का जो एग्जाम था दोस्तों, इस बार का जो एग्जाम था, वहां पे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, क्या पूछे गए हैं, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड थे। कैसे थे? सिनेरियो बेस्ड। अब आप सिनेरियो बेस्ड कह दीजिए या इन्हीं को हम केस स्टडी बेस्ड भी कहते हैं। केस स्टडी का मतलब क्या होता है? कोई घटना जिसके ऊपर क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। सिनेरियो बेस्ड सिंगल एमसीक्यू आपसे पूछे गए। साथ ही साथ हमारा जो मॉड्यूल बी का न्यूमेरिकल पार्ट था। देखो, अब हमें कभी भी पेपर हम जब देते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि जिन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते और जो क्वेश्चंस हमें दिखते हैं वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में घूमने लगते। तो अगर 10 से 15 मतलब न्यूमेरिकल थे, कितने थे, 10 to 15 अगर न्यूमेरिकल थे, इफ सपोज, है ना, तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दिख रहे थे क्योंकि इनमें उतनी प्रैक्टिस नहीं की गई थी दोस्तों के द्वारा या बैंकर्स के द्वारा, जिससे कि उसे क्वालिफाई करने के लिए सॉल्व किया जा सके। जिन लोगों ने इसको सॉल्व किया है, जिनने इनको सॉल्व किया है, उन्होंने आसानी से अपने पेपर को क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं, अगर हम बात करें अपने केस स्टडी पर। किस पर? केस स्टडी पर। केस स्टडी क्या होती है? सिंपल, जैसे 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके होते हैं, 5 क्वेश्चंस दे दिए। अगर हमने पांचों क्वेश्चन नहीं आ रहे, ठीक है, केस स्टडी से घबराना नहीं होता। पांचों क्वेश्चन को पढ़ के, केस स्टडी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन होता है। क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने बुद्धि के आधार पे, अपनी नॉलेज के आधार पे, अपने कंसेप्ट के आधार पे देने होते हैं। और अगर आप केस स्टडी के 5 में से मान लो 5 नहीं आ रहे तो 2 या 3 करके भी आगे जा सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बड़े और कठिन होते हैं, ठीक है। तो और फिर इसके बाद आपके लिए सिंपल एमसीक्यूज भी थे, ठीक है। अब देखो, हमारे 4 मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल ए है, मॉड्यूल ए है, मॉड्यूल बी है, मॉड्यूल सी है, और मॉड्यूल डी है। अब देखो, क्वेश्चन कभी भी इसके बाहर नहीं जाएगा। पहले तो ये समझ लीजिए, जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके इसी सिलेबस के आधार पे आएंगे। अगर आ सकता है तो 1-2 न्यूमेरिकल उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड आपसे बनाया जा सकता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, मॉड्यूल ए और बी से आपका लगभग 60% पेपर कवर होता है, ठीक है, अप्रोक्स, है ना, अप्रोक्स, ठीक, अप्रोक्स आपका 60% पेपर कवर होता है मॉड्यूल ए और बी से। सी और डी से आपका 40% पेपर कवर होता है, ठीक है। अब हम 2 गलतियां करते हैं। सबसे पहले तो हम मॉड्यूल ए पर और बी पर ही ज्यादा फोकस करते हैं, सी और डी को हम ढीला कर देते हैं या ढील दे देते हैं कि तैयारी में, कि अरे ठीक है इतना होगा तो होगा, इसी पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं। जबकि हमें चारों मॉड्यूल पे फोकस करना चाहिए। मान लीजिए अगर ये वाला मॉड्यूल में कोई भी मॉड्यूल के क्वेश्चन टफ आ जाते हैं और आप 60 में से अगर मान लीजिए 30-50% क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, और यहां से अगर आप
20% क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो भी आराम से आपके 50 to 55% क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। 20 to 25% क्वेश्चन और 30 to 35% क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो 50 to 60 मार्क्स आपके आसानी से आ जाएंगे, और यही हमें चाहिए होते हैं रिस्पेक्टिव मार्क्स जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा फायदा मैं अभी फिर कह रहा हूं, ज्यादा मन लगा के पढ़ लीजिए दोस्तों, क्योंकि अभी निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या नहीं है? निगेटिव मार्किंग अभी नहीं है। ये सबसे अच्छा फायदा है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर निगेटिव मार्किंग आ गई, ठीक, तब फिर आप पूरे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, डर के मारे कि ये गलत ना हो जाए, ये गलत ना हो जाए, ये गलत ना हो जाए, और वो गलत आपके सही वाले को भी प्रभावित कर देगा। तो हम लोग देखो, हमारे पास टोटल 5 महीने में मान के चलता हूं, कितने महीने? 5 महीने हमारे पास हैं। अब इन 5 महीने में अगर हम ध्यान से देखें, मैं 30 का एवरेज लूं और 5, तो हमारे पास 150 दिन आते हैं। कितने दिन आ जाते हैं? 150 दिन आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर 150 दिन है, 150 दिन में अगर हम अपनी वर्किंग के बाद एक छोटा छोटा टाइम भी देते जाएं अपनी प्रिपरेशन को, अपनी लाइव क्लासेस को, अगर मान लीजिए किसी दिन लाइव क्लासेस मिस हो गई, रिकॉर्डेड देख के नेक्स्ट लाइव क्लास में आप आ जाएं, है ना। और अगर आपके कोई भी डाउट बनते हैं या क्वेश्चंस में क्या चेंजेस हो सकता है या कैसे क्वेश्चंस हैं, उनको आप डिस्कस करते चले जाएंगे, तो आप एक अच्छी और स्ट्रांग प्रिपरेशन कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। डन है? क्लियर है? तो ये देखो छोटा सा मतलब मेरी तरफ से सलाह है, सबसे पहले ट्राई करिए कि आप लोग लाइव क्लासेस ज्वाइन करें, ठीक। और लाइव क्लासेस में सिर्फ सुनते मत रहिए, अपने पॉइंट्स को डिस्कस भी करते चलिए, अपने पॉइंट्स को डिस्कस भी करते चलिए, क्योंकि डिस्कशन से क्या होता है, चीजें लंबे समय तक हमारी मेमोरी में रहती हैं और हमारे पास पर्याप्त टाइम है जिसके अंदर हम अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे ज्यादा एग्जाम में दो चीजों को, एक अच्छा एग्जामिनर हमेशा दो चीजों को रखता है जिससे कि आपके लिए पेपर स्टैंडर्ड हो जाता है। पहला, जो क्वेश्चन है उनकी जो ऑप्शन है उनको लेंदी बना देता। लेंदी बनाने से क्या होता है कि आपका रीडिंग में टाइम कंज्यूम होता, ठीक है, पहला। दूसरा, हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीज कर देना, आपके सिलेबस से ही न्यूमेरिकल आए बट न्यूमेरिकल दे दिए उसने ज्यादा, जबकि आपकी 2 ही यूनिट में न्यूमेरिकल है, 2 या 3 यूनिट में ही न्यूमेरिकल है, बट आपको न्यूमेरिकल दे दिए गए और उन्हीं न्यूमेरिकल के आधार पे आपको क्या लगने लगा? कठिन। RBWM जैसा पेपर जहां पे 60, 70, 80 नंबर आसानी से आते हैं, वहां पे भी न्यूमेरिकल जो मॉड्यूल ई के न्यूमेरिकल हैं, मॉड्यूल ई जो एक्स्ट्रा मॉड्यूल है उसके भी न्यूमेरिकल देने की वजह से आपको पेपर स्टैंडर्ड लग गया, ठीक है। तो इतना, ये जो मैंने चीजें बताई हैं इनको आप पहले अपनी स्ट्रेटजी में शामिल कर लीजिए और उस आधार पे फिर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। द बेसिक फंक्शन ऑफ बैंक, बैंक के प्राइमरी फंक्शन को हम बेसिक फंक्शन कहते हैं। एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड प्रोवाइड द लोन। बेसिक फंक्शन क्या होता है? बेसिक फंक्शन को हम क्या कहते हैं? जो बेसिक फंक्शन कहा गया है, बेसिक फंक्शन कहा गया है ना, वो क्या होता है? एक्सेप्ट द डिपॉजिट, एक्सेप्ट द डिपॉजिट, एक्सेप्ट द डिपॉजिट, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, और प्रोवाइड द लोन, क्या करता है? प्रोवाइड करता है क्या? लोन, प्रोवाइड द लोन, ठीक है दोस्तों। ये इनके प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। तो देखो इन दो केस में रिलेशन बनेगा, इसी को हम लोग प्राइमरी फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ इसके अलावा जो भी काम बैंक करेगा वो सेकेंडरी फंक्शन होता है। क्या होता है? सेकेंडरी। तो जो भी सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करता है, बैंक अपने कस्टमर को, बैंक अपने कस्टमर को जो भी सर्विस प्रोवाइड करेगा, कस्टमर्स को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, उस सर्विस के आधार पर डिपेंड करेगा कि बैंक और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। रिलेशनशिप क्या है ये डिपेंड करेगा कि बैंक कस्टमर को कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब यहां पे जो पहला क्वेश्चन आता है, बैंक तो हम सभी लोग जानते हैं कि व्हाट इज द बैंक? बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बट व्हाट इज कस्टमर? कस्टमर क्या होता है? तो देखो, कस्टमर की कोई भी डेफिनेशन लॉ के तहत नहीं दी गई है ना। अंडर द लॉ यानी बैंक पे लागू होने वाले नियमों के तहत या कानून के तहत, जैसे RBI एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इनके तहत, लॉ के तहत या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, RBI एक्ट के तहत कस्टमर की कोई डेफिनेशन नहीं है। बट कस्टमर की डेफिनेशन की बात करें तो कस्टमर को KYC में डिफाइन किया गया है और क्लाइंट के तौर पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में डिफाइन किया गया है।
और क्या कहा गया है कि कस्टमर वो कोई भी पर्सन हो सकता है जो बैंक के पास अपना अकाउंट खोलता है या बैंक के साथ अपने ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करता है। कस्टमर कौन हो सकता है दोस्तों? कस्टमर कौन हो सकता है? कस्टमर की अगर हम बात करें तो कस्टमर के लिए क्या बताया गया है कि कस्टमर वो पर्सन हो सकता है, कस्टमर वो पर्सन हो सकता है जो बैंक के साथ क्या करता है? अपना अकाउंट ओपन करता है। क्या करता है? अकाउंट ओपन करता है या ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करता है, या ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करता है। ट्रांजैक्शंस को क्या करता है? परफॉर्म करता है। क्या करता है? परफॉर्म करता है। ठीक है दोस्तों, डन। तो कस्टमर कौन है? कस्टमर वो पर्सन है जो बैंक के साथ अपना अकाउंट ओपन करेगा या फिर वो ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करेगा, ठीक। या फिर इनके बिहाफ पर अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, अगर कोई पर्सन अकाउंट को बैंक के साथ चला रहा है या ट्रांजैक्शंस को बैंक के साथ परफॉर्म कर रहा है, तो भी यही कस्टमर कहलाएगा, ठीक है। तो जिसके बिहाफ पर या तो अकाउंट ओपन किया जाए, ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया जाए, या जो व्यक्ति खुद अपने लिए अकाउंट ओपन करता है, ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है, वो हमारे लिए क्या बन जाता है? कस्टमर। क्या बन जाता है दोस्तों? कस्टमर बन जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या लिखा है, द बेसिक फंक्शन ऑफ बैंकर इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और मनी फ्रॉम द पब्लिक बाय वे ऑफ डिपॉजिट एंड डिप्लॉइंग द सेम बाय मीन ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट। तो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट और प्रोवाइड करता है लोन। बिसाइड्स बैंकर रेंडर्ड अ वेराइटी ऑफ सर्विसेज। वेराइटी ऑफ सर्विसेज क्या होती है? सेकेंडरी सर्विसेज, सेकेंडरी फंक्शन है ना। इन दो काम के अलावा जो भी सर्विस प्रोवाइड करेगा, जैसे लॉकर की सुविधा देगा जिसमें आप अपने आर्टिकल्स को सेफ रखते हैं, कलेक्शन करेगा बिल को, चेक को, या आपके लिए ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करेगा, तो वो भी बैंक के द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज है किसी भी कस्टमर को, ठीक। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप आर क्रिएटेड बिटवीन द बैंकर एंड कस्टमर, और इसी आधार पे, किसके आधार पे? दी जाने वाली सर्विसेज के आधार पे ही बैंकर और कस्टमर के बीच में डिफरेंट टाइप का रिलेशनशिप क्रिएट होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट टू बी कॉल्ड अ बैंकर, रिक्वायरमेंट टू बी कॉल्ड अ बैंक। अब बैंक होने के लिए क्या जरूरी है? सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, द टर्म बैंकिंग मींस एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब होता है कि एक्सेप्टिंग मनी फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी जो बैंक होगा, या बैंकिंग का मतलब होता है बैंक के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, ठीक है। तो बैंकिंग के तहत कोई भी बैंक क्या करता है? एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को। एक्सेप्ट करता है क्या? डिपॉजिट को। डिपॉजिट को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। किससे? डिपॉजिटर से। किससे? डिपॉजिटर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, और इसको क्या करता है? लोन के तौर पे क्या करता है? लोन के तौर पे प्रोवाइड करता है। किसको करता है? ये भी कस्टमर को ही करता है, और ये कस्टमर यहाँ पे क्या कहलाते हैं? बोरोवर। क्या कहलाते हैं दोस्तों? बोरोवर कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक। डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। अब ये जो एक्सेप्ट हुआ है, डिपॉजिटर कौन है? पब्लिक है ना, पब्लिक आम जनता अपना पैसा जमा करती है। रीपेबल ऑन डिमांड, जब ये मांगेंगे तो बैंक को इनका पैसा डिमांड पर वापस करना होगा। अदरवाइज ओवर विड्रॉल बाय द चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और द अदरवाइज, तो अलग अलग माध्यम से अपना पैसा ये विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। द एसेंशियल टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द डेफिनेशन आर। अब बैंक को कब हम बैंक कहेंगे? जब वो इन रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करेगा। पहला, डिपॉजिट शुड बी ओनली फॉर लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। जो भी पैसा बैंक के पास आएगा उसका यूज बैंक लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट के तौर पे करेगा। कंपनीज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग आर नॉट कंसीडर्ड एज अ बैंक, यानी ऐसी कंपनियां जो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जनता से पैसा लेती हैं उन्हें हम बैंक नहीं कहेंगे, ठीक है। सेकंड, द डिपॉजिट शुड बी फ्रॉम द पब्लिक। जो डिपॉजिट है वो किससे लिया जाएगा? आम जनता से लिया जाएगा। सो निधि, मल्टी बेनिफिट सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम देयर मेंबर आर नॉट कवर्ड अंडर अ बैंक। तो जो निधि कंपनीज होती हैं, मल्टी बेनिफिट सोसाइटीज होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, ये आम जनता से पैसा ना लेके ये अपने सदस्यों से पैसा लेते हैं, इसीलिए इनको हम बैंक नहीं कहते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। जो भी, गुड मॉर्निंग राहुल सर, जो भी पैसा एक्सेप्ट किया जाएगा मनी के फॉर्म में, किससे एक्सेप्ट किया जाएगा?
एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो जो भी पैसा एक्सेप्ट किया जाएगा आम जनता से बैंकों के द्वारा, वो मनी के फॉर्म में ही एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। A company incorporated under Indian Company Act 1956 और Company Act 2013 can be a bank, a banker और a banking company। कोई भी जो बैंक होगा या बैंकर होगा या बैंकिंग कंपनी होगी, उसके उसके ऊपर कंपनी, मतलब वो एक कंपनी होता, ठीक है। और कंपनी इंडियन कंपनी एक्ट 1956 या कंपनी एक्ट 2013 के तहत उसकी स्थापना की जाती है। अंडर सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग कंपनी मींस कंपनी दैट ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। तो दो चीजें याद रखिएगा किसी भी बैंक के लिए। अगर कोई बैंक है, ठीक, तो सबसे पहले बैंक क्या होता है, कंपनीज होती है। बैंक क्या होती है, कंपनीज। देखो जब नेशनलाइजेशन हुआ था बैंकों का, आपके IEIFS में क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट टाइम नेशनलाइजेशन में कितना पैसा बैंकों के पास था जिनको नेशनलाइज किया गया था। तो पहली बार में 50 करोड़, दूसरी बार में 200 करोड़। बट जब नेशनलाइजेशन का मतलब है कमर्शियल बैंक के साथ छेड़छाड़, कमर्शियल बैंक के साथ जब भी कोई छेड़छाड़ होगी तो उसके लिए पहले विधेयक संसद में पास होगा। यानी अगर कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज करना था तो पहले विधेयक कहां पास किया गया, संसद में। और उस विधेयक का नाम क्या था, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या नाम था, जब नेशनलाइजेशन हुआ, क्या हुआ, नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन हुआ। जब भी बैंकों का क्या हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, तो सबसे पहले एक एक्ट पास किया गया। कहां पे पास किया गया, संसद में। ऐसे ही नहीं इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन कर दिया था। उस एक्ट का नाम था बैंकिंग कंपनीज। बैंक क्या है, कंपनीज हैं, कंपनीज, बैंकिंग, सॉरी, बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या था कि वो बैंकिंग कंपनीज जिनको या तो सरकार एक्वायर कर रही है या भारत सरकार के पक्ष में ट्रांसफर कर रही है ना। और ये एक्ट पास हुआ 1969 में। तो पहली बार नेशनलाइजेशन इस एक्ट के पास होने पे हुआ। तो बैंक क्या है, एक कंपनी है। बैंक क्या है, एक कंपनी है, इसीलिए इसे हम सेमी गवर्नमेंट कहते हैं। तो बैंक क्या है, एक कंपनी है, और इसीलिए कंपनी के ऊपर क्या लगता है, कंपनी एक्ट, है ना। तो बैंक कंपनी है तो इसके ऊपर पहले तो कंपनी एक्ट लागू होगा। कंपनी एक्ट, पुराने बैंक होंगे तो कंपनी एक्ट 1956, नए बैंक होंगे तो कंपनी एक्ट 2013। ठीक, तो ये तो कंपनी बिजनेस करने के लिए कंपनी बन गई। अब चूंकि बैंकिंग का बिजनेस कर रही तो आरबीआई बैंकों का बाप है। तो बाप वाली ताकत कैसे मिलती है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से। किससे मिलती है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इसीलिए पास किया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सभी बैंकों के ऊपर रेगुलेट कर पाए कौन, आरबीआई। ठीक है, 1949। और इसका जो सेक्शन 5 है वो क्या कहता है, सेक्शन 5 कहता है कि बैंक क्या करेगा, बैंकिंग का बिजनेस करेगा। क्या करेगा, बैंकिंग का बिजनेस करेगा। क्या करेगा, बैंकिंग का बिजनेस करेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया, यस और नो। ठीक है, डन है। चलो आगे देखते हैं। अब सेक्शन 7(1) बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 7 प्रोहिबिट्स करता है, यानी रोक लगाता है, यूज ऑफ द वर्ड बैंकर और बैंकिंग कंपनी बाय कंपनी अदर देन द बैंकिंग कंपनी। तो बैंक के अलावा किसी और को आप बैंकिंग कंपनी, बैंकर या बैंकिंग कंपनी, बैंक या बैंकर नहीं कह सकते। सेक्शन 7 इसके लिए क्या लगाता है, रोक लगाता है कि किसी और कंपनी को आप बैंक नहीं कह सकते, किसी भी कंपनी को आप क्या नहीं कह सकते, बैंक नहीं कह सकते। ठीक है दोस्तों, डन है। सेक्शन 7(2) फर्दर प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ सच वर्ड बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और अ फर्म। ये कोई व्यक्ति अपने आगे बैंकर नहीं लिख सकता है, कोई ग्रुप ऑफ मेंबर्स नहीं लिख सकते हैं, और फर्म भी अपने आगे बैंकर नहीं लिख सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब देखो, मनी लेंडर्स आर नॉट बैंकर्स। जो मनी लेंडर्स होते हैं वो बैंकर्स नहीं होते। ठीक है, तो द डेफिनेशन ऑफ बैंकर डज नॉट इंक्लूड द मनी लेंडर्स और महाजन्स, है ना।
साहूकार और सेटीज। तो जो मनी लेंडर्स होते हैं, महाजन होते हैं, साहूकार सेटीज होते हैं, ये बैंकर नहीं होते बिकॉज दे रन देयर बिजनेस इंडिविजुअल। और अभी आपने क्या पढ़ा कि इंडिविजुअल व्यक्ति बैंकर नहीं हो सकता, ठीक। और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड नॉट एज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो कंपनी एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत ये नहीं आते, तो इनको हम क्या नहीं कहेंगे, मनी लेंडर्स को हम बैंकर नहीं कहेंगे। सो इन द केस ऑफ कादिरसान चट्टियार वर्सेस रामानाथ चट्टियार, है ना, मद्रास में ये केस हुआ था। इट वाज हेल्ड दैट व्हाइल अ मनी लेंडर लेंड हिज ओन मनी, अ बैंकर लेंड मनी ऑफ हिज कस्टमर। तो यहाँ पे जो केस हुआ था वो ये होता है, जो मनी लेंडर्स होते हैं, क्या होते हैं, मनी लेंडर्स जो होते हैं, मनी लेंडर्स जो होते हैं वो अपना खुद का पैसा लोन के तौर पे देते हैं, ओन मनी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अभी आपने क्या पढ़ा, जो बैंकिंग कंपनीज होती हैं, जो बैंकिंग कंपनीज होती हैं वो किसका पैसा देती हैं, आम जनता का। कंपनीज होती हैं वो पब्लिक का पैसा, पब्लिक का पैसा क्या करते हैं, लोन के तौर पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक एवरी इंस्टीट्यूशन कैरिंग आउट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन जो बैंकिंग का बिजनेस कर रहा है मस्ट एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड शुड नॉट कन्फाइन द डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर ओनली। तो ये आम जनता से पैसा एक्सेप्ट करेंगे, ना कि अपने मेंबर से। एक्सेप्टेंस फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, जो पैसा जनता ने जमा किया उस पैसे का यूज करेंगे किसमें, लोन देने में और इन्वेस्टमेंट करने में। जो भी डिपॉजिट बैंकर्स के पास हुआ है जनता का, वो जनता जब भी डिमांड करेगी पैसा वापस करना पड़ेगा। द डिपॉजिट में बी विड्रॉल बाय द कस्टमर बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज, ठीक है दोस्तों। बैंक आर ऑल्सो ऑथराइज टू कैरी आउट सर्टेन अदर ट्रांजेक्शंस एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 6 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बैंकों को यह अधिकार है कि बैंक दूसरे ट्रांजेक्शंस भी परफॉर्म कर सकता है अंडर सेक्शन 6। जैसे वो डिस्काउंट ऑफ बिल कर सकता है, चेक को कलेक्ट कर सकता है, रेमिटेंस कर सकता है, सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल, हायरिंग सेफ डिपॉजिट लॉकर, कंडक्ट फॉरेन एक्सचेंज, कंडक्टिंग सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन, इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट। तो जब ये अदर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो यहां पे भी क्या होते हैं, रिलेशनशिप तैयार होता है बैंक और कस्टमर का। तो बैंक की अगर हम बात करें तो बैंक आजकल इन सर्विसेज को भी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस, प्रोजेक्ट अप्रेजल, सेल्स ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सच एस म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। एग्जीक्यूटर और ट्रस्टीशिप की सर्विस भी दे रहा है। एक्सेप्टेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टैक्स को भी एक्सेप्ट कर रहा है। फ्रैंकिंग ऑफ स्टाम्प ड्यूटी ऑन डॉक्यूमेंट, और सिक्योरिटीज ट्रेडिंग भी कर रहा है, फैक्टरिंग का बिजनेस भी कर रहा है, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग भी कर रहा है, और डीमेट सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं, बैंक और कस्टमर के रिलेशनशिप की, तो जो बैंक के द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज का नेचर होता है, इसके आधार पे बैंक और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप की बात हम करते हैं। सो हु इज अ कस्टमर? सो बिफोर वी अंडरस्टैंड द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, फर्स्ट वी नो हु इज कॉल्ड अ कस्टमर। कौन कस्टमर है, पहले इसको समझना पड़ेगा। तो द कस्टमर ऑफ अ बैंक इज नॉट डिफाइंड बाय द लॉ। बैंक का जो कस्टमर होता है इसको किसी भी लॉ के तहत डिफाइन नहीं किया गया है। मींस ना ही आरबीआई एक्ट, ना तो आरबीआई एक्ट में डिफाइन किया गया है 1934, और ना ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में डिफाइन किया गया। यहां कहीं पे भी कस्टमर को, किसको दोस्तों, कस्टमर को डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है दोस्तों। बट आमतौर पर जो भी व्यक्ति बैंक के साथ अपना एक अकाउंट खोलता है उसे हम एज अ कस्टमर कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो अ पर्सन हु ओपन एन अकाउंट इन अ बैंक इज कंसीडर्ड एज अ बैंकर, एज अ कस्टमर, ठीक है दोस्तों। सो फॉर द पर्पज ऑफ केवाईसी रिक्वायरमेंट, आप केवाईसी रिक्वायरमेंट के तहत कस्टमर को डिफाइन कर सकते हैं। अ पर्सन और एंटिटी, जो भी व्यक्ति या कंपनी या एंटिटी मेंटेन एन अकाउंट एंड हैज अ बिजनेस रिलेशनशिप विद द बैंक कंडक्ट अ ट्रांजेक्शन विद द बैंक। तो अगर कोई भी पर्सन और एंटिटी, पर्सन और एंटिटी, अगर वो बैंक के साथ क्या करता है, बैंक के साथ अपना अकाउंट ओपन करता है या बिजनेस ट्रांजेक्शंस को परफॉर्म करता है, ट्रांजेक्शंस को परफॉर्म करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, कस्टमर। क्या कहलाएगा दोस्तों, उसको हम कस्टमर की तरह कंसीडर करेंगे।
वन ऑन हुज बिहाफ द अकाउंट इज मेंटेन और ट्रांजेक्शंस इज कंडक्टेड। तो अगर इनके बिहाफ पर कोई भी व्यक्ति या कोई और फर्म ये ट्रांजेक्शंस परफॉर्म करती है या अकाउंट ओपन करती है तो भी कस्टमर यही कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों। सो अब बेनिफिशियल ओनर, अब ये क्या बन जाएगा यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर, क्या बन जाएगा बेनिफिशियल ओनर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि इसके द्वारा जो भी सर्विसेज अवेल की जा रही हैं उसका फायदा कौन ले रहा है? ये ओनर ले रहा है। सो अ बेनिफिशियल ओनर इज अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु अल्टीमेटली owns or control an interest in the legal entity such as company, trust और foundation। ठीक है दोस्तों। बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रांजेक्शन कंडक्ट बाय प्रोफेशनल्स, अब देखो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति मिस्टर ए के पार्ट पे है ना बेनिफिशियल ओनर है, इनके बिहाफ पे कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई चार्टेड अकाउंटेंट है ना, अगर ये ट्रांजेक्शंस को क्या कर रहा है, ये ट्रांजेक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, ट्रांजेक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, तो वो कर सकता है। जैसे कौन कर सकता है? स्टॉक ब्रोकर हो सकता है, स्टॉक ब्रोकर, चार्टेड अकाउंटेंट हो सकता है या सॉलिसिटर हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो एनी पर्सन और एंटिटी कनेक्टेड विद द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विच कैन पोज सिग्निफिकेंट रेपुटेशनल और अदर रिस्क टू द बैंक सेज वायर ट्रांसफर इशू ऑफ अ हाई वैल्यू डिमांड ड्राफ्ट एज अ सिंगल ट्रांजेक्शन। तो कोई भी व्यक्ति या एंटिटी जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को परफॉर्म कर रहा है वो सिग्निफिकेंट रेपुटेशनल और अदर रिस्क बैंक के लिए पैदा कर सकता है, जैसे बाय ट्रांसफर के थ्रू, हाई वैल्यू डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या सिंगल ट्रांजेक्शंस के थ्रू। ठीक है दोस्तों। सो एज पर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एज पर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की हम बात करें तो PMLA के तहत भी कस्टमर को डिफाइन किया गया, बट यहां पे कस्टमर को क्या कहा गया? क्लाइंट। अब क्लाइंट की परिभाषा क्या दी गई है? क्लाइंट इज अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। क्लाइंट वो पर्सन होगा जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस में या एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा। किसके साथ? रिपोर्टिंग एंटिटीज के साथ। अब रिपोर्टिंग एंटिटीज कौन है? तो रिपोर्टेड एंटिटीज की जब हम बात करेंगे तो मैंने कल आपको रिपोर्टेड एंटिटीज के बारे में परसों बताया था। ये कोई बिजनेस फर्म हो सकती है, क्या हो सकता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है। क्या होता है? कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है जो केवाईसी के तहत है ना आता हो। ठीक है। अब आमतौर पर अगर हम बात करें तो हमारे लिए जो रेगुलेटेड एंटिटी है वो या तो बैंक्स होंगे या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे जो बैंकिंग सिस्टम को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। सो अब PMLA के तहत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आप अगर बात करेंगे किसकी? 2002, 22 लिखा है, 2002 है ये, 2002 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत अ कस्टमर और अ बैंक नीड नॉट नेसेसरीली बी अ नेचुरल पर्सन। जरूरी नहीं है कि जो कस्टमर है ना किसी भी बैंक का वो एक नेचुरल पर्सन हो, जैसे मैं और आप। वो कोई एंटिटी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, यानी ऐसी एंटिटी जो कानून के द्वारा स्थापित की जाए वो भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि कस्टमर हमेशा नेचुरल पर्सन हो। कौन कौन हो सकता है? एक फर्म हो सकती है कस्टमर, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो सकती है, कोई सोसाइटी हो सकती है और कोई सेपरेट लीगल एंटिटी हो सकती है। ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी में पार्टनरशिप फर्म्स और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन ये भी आ सकते हैं, मे बी या कस्टमर। ठीक। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 45Z ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्लेरिफाई दैट कस्टमर इंक्लूड अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और कॉर्पोरेशंस इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ। तो सेक्शन 45Z ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन में बताया गया कि कस्टमर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हो सकता है, कोई कॉर्पोरेशन भी हो सकती है जो कि इनकॉर्पोरेटेड है बाय द लॉ, कानून के तहत इनकॉर्पोरेटेड है। सो सिंस द बैंक कस्टमर रिलेशनशिप इज कॉन्ट्रेक्चुअल, जो बैंक और कस्टमर, बैंक और कस्टमर का जो रिलेशनशिप होगा, बैंक और कस्टमर का जो रिलेशनशिप होगा, क्या होगा? रिलेशनशिप होगा वो कैसा होगा? कॉन्ट्रेक्चुअल, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल। ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल, कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब क्या है? जो कस्टमर है वो कंपटेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंपटेंट होना चाहिए कि वो बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सके। ठीक है दोस्तों। डन है? यस और नो। अब इसके बाद आता है पहला रिलेशन डेटर और क्रेडिटर का। ठीक है।
तो कुल मिला के मैंने आपको बार बार पढ़ाया है कि जब डिपॉजिटर, अगर मान लीजिए जो व्यक्ति डिपॉजिट करता है यानी पैसा देता है, ठीक है, वो कहलाता है यहाँ पे क्रेडिटर। क्या करता है? क्रेडिटर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, डन। और जो उस पैसे का यूज करता है, उस पैसे को क्या करता है? यूज करता है, यानी बोरोवर, यानी बोरोवर, वो क्या कहलाता है दोस्तों? बोरोवर। वो क्या कहलाएगा यहाँ पे? डेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेटर। ठीक है दोस्तों। तो अब देखो, अगर मान लीजिए डिपॉजिट का केस है, किसका केस है? डिपॉजिट का केस है, डिपॉजिट का केस है। तो डिपॉजिट कौन करता है? कस्टमर। कौन करता है? डिपॉजिटर। डिपॉजिटर क्या करता है? डिपॉजिटर क्या करता है? डिपॉजिट करता है मनी को। तो यहाँ पे डिपॉजिटर क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। और इस पैसे को यूज कौन करता है? बैंक। तो बैंक क्या बन जाएगा? डेटर। ठीक है। तो डेटर एंड क्रेडिटर का रिलेशनशिप, डिपॉजिट के केस में बैंक बनेगा डेटर और कस्टमर बनेगा क्रेडिटर। ठीक है। सो व्हेन कस्टमर डिपॉजिट मनी विद हिज बैंक, जब भी कोई कस्टमर अपना पैसा डिपॉजिट करेगा बैंक के पास, तो पैसा किसका था? कस्टमर का था। जिसका पैसा होता है वो होता है क्रेडिटर। क्या होता है दोस्तों? क्रेडिटर होता है। और पैसा किसको मिला? बैंक को मिला। तो जिसको पैसा मिलता है वो बनता है डिपॉजिट, डेटर। क्या बनता है दोस्तों? डेटर बनता है। क्या बनता है? डेटर। तो डिपॉजिट के केस में हमेशा याद रखिएगा, बैंक क्या बनेगा? डेटर, और कस्टमर क्या बनेगा? क्रेडिटर। ठीक है दोस्तों। नाउ फिर आ जाता है, मैंने क्या बताया कि जो व्यक्ति मनी देता है, अरे यार, जिसका पैसा होता है, ठीक है, जिसका पैसा होता है, जो इस पैसे का क्या है? ओनर है, वो बनता है हमेशा क्रेडिटर। ठीक है दोस्तों, क्रेडिटर बनता है। और इस पैसे को जो क्या करता है? यूज करता है। क्या करता है? यूज करता है। वो हमेशा क्या बनता है दोस्तों? डेटर। ठीक है। अब देखो, लेंडिंग के केस में जब हम लेंडिंग की बात करते हैं तो पैसा किसका होता है? बैंक का होता है। किसका होता है? बैंक का। और वो किसको प्रोवाइड करता है? कस्टमर को। कस्टमर क्या होता है यहाँ पे? बोरोवर होता है। क्या होता है? बोरोवर कौन होता है? कस्टमर होता है। ठीक है। तो लेंडिंग के केस में अगर हम बात करें, तो लेंडिंग के केस में डेटर कौन बनेगा? बोरोवर बनेगा। और बैंक क्या बनेगा? क्रेडिटर बनेगा। बैंक क्या बनेगा? क्रेडिटर बनेगा। ठीक। सो व्हेन बैंक लेंड्स मनी टू अ कस्टमर, बैंक लेंड करता है मनी कस्टमर को, तो पैसा किसका? इस केस में बैंक का है। तो बैंक क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। क्या बन जाएगा? क्रेडिटर बन जाएगा। और यूज कौन कर रहा मनी को? कस्टमर। तो ये क्या बन जाएगा? डेटर। क्या बन जाएगा दोस्तों? डेटर बन जाएगा। ठीक। तो लेंडिंग के केस में उल्टा हो जाएगा, बैंक बन जाएगा क्रेडिटर और कस्टमर बन जाएगा डेटर। ठीक है दोस्तों, डन है? क्लियर है? यस और नो? इसके बाद अगर हम बात करें तो बैंक एज अ ट्रस्टी, ट्रस्टी का मतलब होता है जिस पे आप विश्वास करें। नवीन चंद्रा जी, सर इस बार मेरा ओनली पीपीबी में नहीं हुआ, बाकी सभी में 60 बराबर आए हैं, पीपीबी ओनली 42। नवीन सर 3 नंबर और होते तो बढ़िया हो जाता, मैं तो आशा यही करता, लेकिन कोई बात नहीं, पीपीबी हम लोग इस अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर देंगे। अभी तक अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, देखो सर, मैं आपको मैकमिलन के चारों तरफ ही रखता हूं, मैं मैकमिलन के आपको बाहर नहीं लेके जाता, और मैकमिलन से ही पेपर, मतलब वही सिलेबस है, वही आईआईबीएफ ने हमें बताया है, उसी के किनारे सब किताब रहती हैं, मैकमिलन में विस्तृत दिया गया है। तो आपका सिलेबस अभी तक आपको समझ में आया? यस और नो? बिल्कुल आसान शब्दों में सर एक एक चित्र बना के हम आपको समझाते जा रहे हैं। कहीं पे भी अब जिंदगी में आप भूल नहीं सकते, है ना, जिंदगी में भूल नहीं सकते, बशर्ते बस पेपर को, मैंने पेपर के एक दिन पहले जब मैं मैराथन पढ़ा रहा था, तो मैंने सिर्फ एक ही बात कही थी लास्ट में, मैं बहुत ज्यादा मतलब इम्पोज नहीं करता कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आपको ये करना चाहिए। रीजन है, रीजन कि आप भी डियर बैंकर्स हैं और आप उतने ही लेवल पे हैं जिस लेवल पे हम लोग होते हैं, बशर्ते हमारा पूरा फोकस सिर्फ इसी चीज पे होता है, एग्जाम, बुक, क्वेश्चन क्या आएगा, कंटेंट क्या है, कंसेप्ट क्या होना चाहिए, है ना। सो मैंने सिर्फ एक ही बात कही थी कि जितना मैंने पढ़ाया था, अगर आप लास्ट मैराथन्स के पूरे 7 सेशन देखेंगे, मैंने कहा था जितना मैंने पढ़ाया है बस इसको ध्यान से पढ़ के जब क्वेश्चन टिक करना तो फोकस करके पढ़ना, चीजों को समझ के पढ़ना, एलिमिनेट करके पढ़ना, है ना, टिक करना। सो मैंने एक ये भी बताया था कि ऊपर अगर नोट लिखा है तो पहले नोट को हाईलाइट कर लेना, तब आंसर देना। बस सर ये आपके 42 मार्क्स का मतलब ये नहीं कि यू आर अ डिस्क्वालीफाइड, है ना, कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां हुई हैं सर, छोटी छोटी गलतियां हुई हैं, अदरवाइज 6-7 नंबर आपके आसानी से आते, यानी 6 या 7 गलतियां हुई हैं, मिस्टेक्स, है ना। इन्हें आप अपनी नॉलेज को कम नहीं कह सकते। 42 का मतलब है 50 to 55 मार्क्स,
45 से जिनके 50 के बीच में मार्क्स आए हैं, दे आर 55 टू 60 62 मार्क्स, है ना। और थोड़ा सा न्यूमेरिकल का पार्ट गड़बड़ कर गया, जबकि मैंने न्यूमेरिकल के दो जगह से न्यूमेरिकल आते हैं, केसीसी से आपका आता है, एक एएनबीसी वाला मैंने नहीं डाला था ना, मैंने पढ़ाया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें 8-10 स्टेप हैं और वो कंफ्यूजन करते, तो आप एंड टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे उसके चक्कर में अपनी और बकाया पढ़ाई नहीं कर पाते। तो हाँ, बस मैंने एक, मतलब मैंने आपको केसीसी का भी वीडियो बना के अपलोड कर दिया था, वीडियोस में मैंने बताया भी, प्रोविजनिंग का भी कर दिया था, है ना। तो अगर आप छोटा सा ध्यान से देखो, न्यूमेरिकल कोई बहुत टफ नहीं है। अब यहाँ पे बैंकिंग में जब हम नौकरी कर रहे होते हैं तो कोई रोज मैथमेटिक्स थोड़ी लगाता, या CAII भी जब आप करोगे तो रोज स्टैटिस्टिक्स थोड़ी पढ़ोगे, बट जो हमारा सिलेबस होता, उनके जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, बैंक भी उन्हीं चीजों को आपको देता है जो आप अपने बैंक में यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा अगर हम रेगुलर, अच्छा पूरे न्यूमेरिकल आपने पढ़े थे बट वो नहीं आए थे। चलिए इस बार जो न्यूमेरिकल आए हैं, जैसे जैसे वो रिलीज होंगे ना, अलग अलग लोग अपने पॉइंट्स बताते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को हम आपको बिल्कुल कराएंगे, और मॉड्यूल बी के लास्ट में 2 क्लास सिर्फ न्यूमेरिकल की ही रखेंगे। महापैक में क्लास का पता नहीं चलता, कुछ नहीं करना है सर, क्लास के लिए कुछ नहीं करना है, आपके पास अनाउंसमेंट आएगा, है ना, नोटिफिकेशन आता होगा क्लास का, नोटिफिकेशन आपकी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आएगा क्लास का। अभी 1 तारीख तक, जब तक मेरा, मैं बता देता हूं, 1 तारीख तक जब तक मेरा एबीएम, CAIIB में एबीएम का पेपर है, तो शाम को मेरी वहां क्लासेस चलेंगी। तो 6 दिन मेरी सुबह 7 बजे ये क्लास होगी, उसके बाद मैं शाम को 7 बजे आपको क्लास पढ़ाऊंगा, ठीक है, डन है। तो जितने भी, अब देखो नवीन चंद्रा सर, चंद्रा सर, हाँ, PPB 44, देखिए आप लोग डिस्क्वालीफाई नहीं हो यार, बस मैं इसी बात से दुखी हूं कि थोड़ा सा, बस थोड़ा सा क्या हुआ है, कंसंट्रेशन, या कहते हैं ना थोड़ा सा चालाकी, जहां एग्जाम को टिक करते समय चालाकी रखी जाती है, वहां पे कहीं गड़बड़ हुआ है, या लाइन को, अच्छा एक बात और, जब भी इंग्लिश में आप अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आ रहा और आप नॉर्थ इंडियन हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, उसको क्लिक करके हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को, उसको एक बार पढ़ो, कभी कभी इंग्लिश में चीज की लाइन की कनेक्टिविटी नहीं मिलती, तो हिंदी में समझ में आ जाती है ना। छोटी सी गलती से गड़बड़ हुआ है। कोमल जी आपका स्वागत, सभी 44 43 42 वाले हैं, मतलब आप फेलियर नहीं, फेलियर जिन्हें नहीं पढ़ा होता वो तो 30-35 लाना भी बड़ा मुश्किल पड़ जाता, पेपर इतना स्टैंडर्ड था कि 30-35 नंबर लाना भी मुश्किल पड़ जाता, ठीक। तो आप लोगों ने मेहनत की, थोड़ी सी कमी रह गई, इस बार फोकस करते हैं और अपना एग्जाम हम लोग क्वालिफाई करेंगे, डेट श्योर, श्योर है बिल्कुल, बशर्ते आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। आप लोग इसमें क्या नाम, कमेंट में जरूर आया करिए, हाय हेलो लिख के, आप चाहे नहीं लिखें बीच में, है ना, बट आप ऐसे डिस्कशन करते रहेंगे ना, तो हमें भी कॉन्फिडेंट रहेगा कि ये हैं, ये आप जैसे राहुल दहिया सर हैं, इन्होंने सब क्लास करी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सब क्लास करी, है ना, सब जगह पढ़ा, एक नंबर 44, एक नंबर 45 हो जाता 1 अटेम्प्ट में, ओवरऑल 200 की बात आ जाती। नहीं नहीं, ऊपर ऊपर साइड में ऐसे होता होगा सर, जितने भी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, जितने भी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, एक बार देख लीजिएगा, ऐसे साइड में होता है, इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो हिंदी, इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन सभी एग्जाम में तो होता है, एक बार देख लीजिएगा, मैं भी देख लूंगा, है ना, मैं पूछ लूंगा, एक्चुअली मैं तो एग्जाम नहीं देता इस समय, इस बार तो नहीं देता, है ना, मैंने पहले ही DBF को दिया था, तो नो प्रॉब्लम, है ना, कोई बात नहीं, ठीक, ठीक है। सो नवीन सर आप सभी लोग, अच्छा नहीं है ऑप्शन, चलिए कोई बात नहीं, है ना, तो आराम से भी पढ़ेंगे, बस देखो मैं भी, आपने देखा होगा जब भी मैं MCQs वगैरह, राकेश सर आपका स्वागत है, बिल्कुल आसानी से बेसिक से ही पढ़ाएंगे। आपने देखा होगा सभी दोस्तों, सर मैं भी जब पढ़ाता हूं, या क्वेश्चन कोई भी होता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है, एक्सेप्टेड, कोई भी क्वेश्चन अगर होता है तो मैं उसको चित्र बना के पहले समझने का प्रयास करता हूं, इसलिए मैं खुद नहीं समझ रहा होता, मैंने तो क्वेश्चन बनाया ही है, मुझे तो पता ही है, बट मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप देखो कोई भी भाषा है उसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा, चित्र में, क्यों कर रहा, चित्र बहुत आसानी से समझा देते चीजों को, ठीक है, चित्र बहुत आसानी से समझा देते, तो जब भी कोई टिपिकल क्वेश्चन, टिपिकल कंसेप्ट है और वो आपको चीज समझ नहीं आ रही, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, है ना, आप उसको आसानी से ड्रॉ कर लीजिए और फिर आप बना दीजिए। अब देखो पूरे कंसेप्ट को पढ़ने की जगह सिर्फ मुझे पता है कि अगर जिसका जो पैसा देगा, जिसका पैसा है, जो पैसा देगा और जो पैसा लेगा, जो पैसा देता है हमेशा, या जो गिव इन गिव, है ना,
गिवन, जो पैसा देता है वो क्या बनता है दोस्तों, हमेशा क्रेडिटर बनता है, क्रेडिटर बनता है। और जो पैसा लेता है यानी बोरोवर, बोरोवर वो क्या बनता है दोस्तों, डेटर बनता है। क्या बनता है, डेटर। अब देखो कोई भी रिलेशन पूछ ले, अगर लैंड किया है बैंक ने तो बैंक ने पैसा दिया, क्रेडिटर बन गया, और लिया किसने, कस्टमर ने, तो डेटर बन गया। अब देखो अगला देखना, ये वाला केस समझिएगा, अभी मैं सिर्फ समझा ही रहा था आपको, है ना। ध्यान से कोई भी कंसेप्ट हो बस ध्यान से आप पढ़ते चलिए, और मेरी भाषा, मेरी आवाज आपके दिमाग में गूंजेगी, ये गारंटी है। तैयार हो जाएगा कंसेप्ट, ये गारंटी है। बस आप पढ़ते चलिए। और राकेश सर, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। सभी दोस्त और आपके जो भी दोस्त हैं आप उनको ही बता दीजिए, अगर आप लगातार ये 5 मंथ्स की जो क्लासेस होंगी, 5 मंथ्स की जो क्लासेस होंगी, अगर लगातार आप पढ़ के बस संडे के संडे रिवाइज करते जाएंगे, आप एग्जाम के टाइम पे ना तो कोई आपके ऊपर प्रेशर होगा, और आप आसानी से किसी भी कंसेप्ट से आप 60+ मार्क्स ले आएंगे। क्यों, मैं गारंटी नहीं दे रहा, मैं ये आशा कर रहा हूं, है ना, है ना। पेपर स्टैंडर्ड बन गया इस बार, बस उसी का धोखा हुआ आप लोगों के साथ। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आपको ये भी पता है कि पेपर कैसे वो घुमा के पूछ सकता है, ठीक। बैंक आर ट्रस्टी, ट्रस्टी कौन होता है, जैसे मैंने कहा राकेश सर से कि राकेश सर ये मेरी सामान को रखिए आप, मैं आता हूं, मुझे विश्वास है राकेश सर पे, राकेश सर मेरे सामान को सुरक्षित रखेंगे, जब मैं आऊंगा तो राकेश सर मेरा सामान वापस कर देंगे, ही इज अ ट्रस्टी। इनको मैंने विश्वास के तहत अपने प्रॉपर्टी, अपने एसेट्स दे दिए कि आप इनको मैनेज करो भाई, आप मेरे ट्रस्टी हो, ठीक है, समझ गए बात। तो इसी को हम ट्रस्टी कहते हैं। अ ट्रस्टी इज अ पर्सन, ट्रस्टी कौन है, एक पर्सन है और फर्म है दैट होल्ड्स एंड एडमिनिस्टर्स प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ द बेनिफिट ऑफ द थर्ड पार्टी, किसी तीसरे व्यक्ति के बेनिफिट के लिए किसी भी एसेट्स और प्रॉपर्टी को जो व्यक्ति होल्ड करता है, एडमिनिस्टर करता है, वो ट्रस्टी कहलाता है। सो ट्रस्टी आर रिक्वायर्ड टू मेक डिसीजन इन द बेनिफिशरीज बेस्ट इंटरेस्ट, बेनिफिशरी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए, बेनिफिशरी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए, बेनिफिशरी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए जो डिसीजन लेगा वो ट्रस्टी लेगा। जैसे मैंने राकेश सर को अपनी प्रॉपर्टी दी, तो राकेश सर को ये पता है कि इस प्रॉपर्टी का मिसयूज ना हो, इसके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, तो वो वही डिसीजन लेंगे जिसमें बेनिफिशरी का लाभ होगा, ठीक है दोस्तों, डन है ना। फिड्यूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ये क्या होती है, प्राथमिक जिम्मेदारी, प्रत्ययी जिम्मेदारी, यानी जो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी राकेश सर को दी है, राकेश सर की जो जिम्मेदारी होगी, दैट इज कॉल्ड फिड्यूसरी, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम, मीनिंग दे एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द बेनिफिशरी टू मैनेज देयर एसेट्स। सो मेरे एसेट्स को, मैं बेनिफिशरी हूं, बेस्ट तरीके से मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है, ट्रस्टी की हो जाती है। अब बैंक की अगर हम बात करें, बैंक की, तो इफ अ कस्टमर कीप सर्टेन वैल्यूएबल्स और सिक्योरिटीज विद द बैंक, अगर कोई कस्टमर, राकेश सर हमारे बैंकर हैं और मैं एक कस्टमर हूं और मैं राकेश सर के पास गया और मैंने अपने वैल्यूएबल्स और सिक्योरिटीज को बैंक में रख दिया, सेफ कीपिंग और सेफ डिपॉजिट के तौर पे, है ना, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर स्पेसिफिक पर्पस, या फिर मैं कोई अमाउंट रख दूं और राकेश सर से कहूं कि ये मेरी बेटी की शादी के लिए अमाउंट है जो बैंक के पास सुरक्षित रहे। सो द बैंकर बिसाइड बिकम अ बेली, बैंकर बेली तो बनेगा ही, बैंकर बेली तो बनेगा ही, साथ ही साथ क्या बन जाएगा, ट्रस्टी भी बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो इन केस ऑफ सुब्रमण्यन पिल्लई और अदर वर्सेस पिल्लई सेंट्रल बैंक लिमिटेड, तो यहाँ पे कुछ लोग होते थे जो जिन्होंने 2-2 हजार रुपए उस बैंक के पास रखे थे कि आप ये हमारे पैसे को रख लीजिए और हम लोग इस पैसे से कार खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, कार, क्या खरीदेंगे, कार, ठीक है दोस्तों। फिर क्या हुआ, द बैंक फेल बिफोर दे कुड गेट द व्हीकल, अब वो लोग कार नहीं खरीद पाए, उसके पहले ही बैंक क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। सो द कोर्ट वॉज ऑफ द व्यू दैट द बैंक एक्टेड एज अ ट्रस्टी, तो कोर्ट ने यहाँ पे आदेश क्या दिया कि बैंक की जिम्मेदारी यहाँ पे ट्रस्टी के तौर पे थी, एंड मनी शुड बी रिफंडेड एज प्रेफरेंशियल डेप्ट, तो इस पैसे को प्रेफरेंशियल डेप्ट के तौर पे मनी वापस करना पड़ेगा जिन्होंने कार के लिए आपके पास पैसा रखा था, बिकॉज यू आर अ ट्रस्टी, ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। अब देखो बेली और बेलर, बेली और बेलर का रिलेशनशिप क्या होता है, when customer deposits certain valuables, bond, securities, documents with the bank for their safe custody, the bank beside become the trustee as discussed earlier। तो हमें क्या पता है कि जब भी कोई वैल्यूएबल्स आप किसके पास रखते हो, कोई भी वैल्यूएबल्स अगर आप बैंक के पास रखते हो, कैसे रखते हो, सेफ डिपॉजिट के तौर पे, सेफ डिपॉजिट के तौर पे,
तो बैंक क्या बन जाता था आपका, ट्रस्टी बन जाता था। क्या बन जाता था, ट्रस्टी बन जाता था। बट ट्रस्टी के साथ साथ ये क्या बन जाएगा, बेली भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेली भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बैंक क्या बन जाएगा, बेली भी बन जाएगा। और जिसका सामान होता है वो बेलर होता है, जिसका सामान होता है वो बेलर होता है। तो कस्टमर क्या बन जाएगा, बेलर। कस्टमर क्या बन जाएगा दोस्तों, बेलर बन जाएगा। तो बेली और बेलर, बेली का मतलब मैंने अपनी चीजें आपके पास रखी हैं, आप मेरे लिए बेली हो और मैं बेलर हूं, ठीक है, डन है। नाउ एजेंट प्रिंसिपल, बिल्कुल सबसे सरल रिलेशन है, ये सबसे सरल रिलेशन है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की अगर हम बात करें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करें, तो इसके तहत अगर बैंक कोई भी काम परफॉर्म करता है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है किसके बिहाफ पे, कस्टमर के बिहाफ पे। कस्टमर के बिहाफ पे, जैसे कस्टमर का लाइट का बिल पेमेंट करना है ना, कस्टमर का चेक क्लियर करना है, कस्टमर का कोई फोन का बिल पेमेंट करना है, और बैंक पेमेंट कर रहा, करना किसको था, कस्टमर को, कर कौन रहा, बैंक। तो यहां पे बैंक क्या बन गया, एजेंट। क्या बन गया, एजेंट, और कस्टमर क्या बन गया, प्रिंसिपल। ठीक है, तो एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होगा। अब इसके बाद की क्लास अपन लोग करेंगे कल, है ना, इसके बाद की क्लास करेंगे दोस्तों कल। रीजन कि आज की क्लास का टाइम हो गया है ना, आज की क्लास अभी है टाइम, अभी है, रुकिए अभी है, मुझे लगा कि टाइम हो गया, है ना, नोटिफिकेशन आता है। चलिए ठीक है, तो यहां पे बैंक क्या बन जाएगा, एजेंट, और कस्टमर क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। जैसे एंसिलरी सर्विसेज, यानी जो सहायक सर्विसेज होती हैं जो कि बैंक को रेंडर्ड होती हैं, जैसे बैंक रेमिटेंस और कलेक्शन ऑफ चेक, है ना, कलेक्शन ऑफ बिल टू पे रेगुलरली, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, क्लब फीस, अगर बैंक कस्टमर के बिहाफ पे जमा करता है तो जो बैंक होगा वो एजेंट हो जाएगा और कस्टमर क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, डन है। और जो एजेंसी बिजनेस होता है, एजेंसी बिजनेस होता है, उस बिजनेस होता है, एजेंसी बिजनेस भी आपका एजेंट और प्रिंसिपल के रिलेशनशिप पे ही होता है। एजेंसी बिजनेस का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने बिहाफ पे किसी और को जिम्मेदारी देता है कि आपको ये काम करना है, तो वो बन जाता है क्या, एजेंट, और जो व्यक्ति जिम्मेदारी देता है वो बन जाता है प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, फिर लेसर और लेसी, लेसर और लेसी को अगर हमें समझना है तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले होता क्या है, देखो एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी का ओनर, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है दोस्तों, ये प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी का जो ओनर है, इस प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो कौन है, मिस्टर ए। ठीक, मिस्टर ए। अब एक व्यक्ति आए, मिस्टर बी, मिस्टर बी आए, और मिस्टर बी ने क्या कहा कि ये प्रॉपर्टी आप मुझे दे दीजिए यूज करने को। तो जो व्यक्ति ओनर होता है, जो व्यक्ति ओनर होता है वो बनता है लेसर। क्या बनता है दोस्तों, लेसर। ठीक है दोस्तों, और जो व्यक्ति इस प्रॉपर्टी को यूज करेगा, क्या करेगा, यूज करेगा, वो बन जाता है लेसी। क्या बन जाता है दोस्तों, लेसी बन जाता है। ठीक है, लेसी, लेसी बन जाता है। ठीक है, लेसी बन जाता है। और इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लीज होता है। क्या होता है, लीज कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, लीज कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसी को आप बैंक के साथ समझो। बैंक के पास जो लॉकर होता है उसका ओनर कौन है, लॉकर का ओनर कौन है, लॉकर का ओनर कौन है, बैंक है। ओनर कौन है, ओनर लॉकर का कौन होता है, बैंक होता है। और इस लॉकर को यूज कौन करता है, कस्टमर। यूज कौन करता है, कस्टमर यूज करता है। कौन यूज करता है, कस्टमर यूज करता है। ठीक, तो अब देखो यहां पे ध्यान से देखना, बैंक जो कि ओनर है वो क्या बन जाएगा, लेसर बन जाएगा, और कस्टमर जो कि यूज कर रहा है वो क्या बन जाएगा, लेसी बन जाएगा। डबल एस ई होता क्या, लेसी, लेसी ए नहीं होता है। ठीक है, लेसी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लेसी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये जो रिलेशन बनता है लेसर और लेसी का, वो किस केस में बनता है, लॉकर के केस में। किसके केस में बनता है, लॉकर के केस में। ठीक है, प्रमोद जी आपका स्वागत है, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर, पीपीबी हैज बीन क्लियर्ड बिकॉज ऑफ यू, यू विल
द AFM क्लास, अच्छा व्हेन विल द AFM क्लास विल स्टार्ट, AFM आपकी 10 तारीख से स्टार्ट होगी, ठीक है, 10 तारीख से। तो इसको कंफर्म करिए सभी लोग, लेसर लेसी का रिलेशनशिप समझ गए। तो जब भी लॉकर का केस होगा, क्या होगा दोस्तों, लॉकर का केस होगा, लॉकर का केस होगा, वहां पे लॉकर के केस में बैंक क्या बनता है, बैंक क्या बनता है, लेसर, क्या बनता है दोस्तों, लेसर बन जाता है, लेसर। और कस्टमर क्या बन जाता है, कस्टमर क्या बन जाता है, लेसी, क्या बन जाता है, लेसी बन जाता है, क्या बन जाता है, लेसी। ठीक है दोस्तों, डन है, यस और नो, फटाफट बताते चलिए यस और नो, ये क्लियर हो गया इतना। अब देखो कहानी आगे कैसे बढ़ रही है। अब थोड़ा लॉकर के बारे में समझ लेते हैं। लॉकर, लॉकर में कोई भी सामान आपका रखा है, पहली बात तो आप कैश नहीं रख सकते, कैश नॉट अलाउड, ठीक, कैश में अगर कोई नुकसान होगा तो बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं। या फिर नेचुरल 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 डिजास्टर आता है, डिजास्टर आता है, और उससे अगर आपने जो भी लॉकर में रखा उसमें कोई लॉस होता है तो बैंक की जिम्मेदारी नहीं होगी, बैंक की जिम्मेदारी नहीं होगी। बट बैंक के एम्प्लॉय की वजह से कोई फ्रॉड होता है, बैंक के एम्प्लॉय की वजह से कोई फ्रॉड होता है, या बैंक का की जो सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी थी उसकी वजह से कोई लॉस होता है, तब बैंक की जिम्मेदारी होगी, जैसे फायर, बिल्डिंग कोलैप्स, है ना, ऐसा कुछ हो जाए तो फिर वहां पे बैंक को सुनिश्चित करना होता है कि ये सब धोखेधारी, बलगरी या डकैती ये सब ना पड़े, है ना, ये बैंक को सुनिश्चित करना होता है। बट बैंक का एम्प्लॉय की गलती की वजह से या बैंक की निग्लिजेंस की वजह से कोई फ्रॉड होता है तो बैंक की जिम्मेदारी होगी। और जितना भी रेंट होगा, जितना भी रेंट होगा उसका 100 टाइम्स, कितने टाइम्स, 100 टाइम्स एनुअल रेंट का, एनुअल रेंट का 100 टाइम बैंक को पे करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सो देखो कितना करना पड़ेगा, एनुअल रेंट का 100 टाइम्स, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी बैंक की। ठीक है दोस्तों, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड का केस क्या होता है, बैंक इज इंडेमनीफाइड, है ना, जैसे मान लीजिए ए ने बी से क्या किया, प्रॉमिस, ए ने बी से क्या किया, प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया कि अगर आपको मेरी वजह से कोई लॉस होता है या किसी अदर पर्सन की वजह से क्या होता है, लॉस होता है, क्या होता है, लॉस होता है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा, ए करेगा बी को। ठीक है, इसी प्रकार जब कोई बैंक डुप्लीकेट डीडी जारी करता है, ठीक है, डुप्लीकेट डीडी जारी करता है, तो यहां पे कस्टमर 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 क्या बन जाता है, कस्टमर प्रॉमिस करता है एक लेटर पे बैंक के साथ कि अगर जो पुराना डीडी खो गया है उससे अगर बैंक को लॉस होगा तो भरपाई कौन करेगा, कस्टमर। ठीक है, भरपाई कौन करेगा, कस्टमर। तो जो भरपाई करता है यानी जो प्रॉमिस करता है भरपाई करने की, वो कहलाता है इंडेमिनीफायर, इंडेमिनीफायर। ठीक है दोस्तों, और जिसके लॉस की भरपाई होती है उसे इंडेमिनिटी होल्डर, इंडेमिनिटी होल्डर कहा जाता है, इंडेमिनिटी होल्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो यहां कस्टमर क्या बन जाएगा, इंडेमिनीफायर, क्या बन जाएगा, इंडेमिनीफायर बन जाएगा। और जो बैंक होगा वो क्या बन जाएगा, इंडेमिनिटी होल्डर। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद ये आपको जितने भी मैंने अभी रिलेशन पढ़ा है वो सब आपके सामने एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार आप ये देख लीजिए। रचित सर आपका स्वागत है। तो बेली बेलर को आप पहले प्रेफरेंस देंगे, रचित सर पहले आप बेली बेलर को ही प्रेफरेंस देंगे, बेली बेलर। ठीक है, ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया। वैसे ऐसा कोई प्रेफरेंस वाली कंडीशन फंसेगी नहीं, तो इनको पढ़ लीजिएगा, एक रिलेशनशिप यहां से जरूर आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सेकंड पार्ट पे हम लोग मिलेंगे, सेकंड पार्ट पे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सेकंड पार्ट पे मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल।